हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। लास्ट वीडियो में हम लोग जैसा डिस्कशन किए थे कि यूनाइटेड फार्मिंग वर्क कैसे करता है, उसके पर हम लोग डिस्कशन किए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग को साथ में मिलकर के फार्मिंग करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज के दिन पे जब इकोनॉमी ओवरऑल दुनिया का जब इकोनॉमी फॉल कर रहा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी गुनी लोग बहुत तरह का सजेशन दे रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। बट ये सभी के बातचीत में हम लोग एक और खबर सुने कि वॉरेन बफेट जो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर है, वो आदमी जस्ट कुछ दिन पहले ऑलमोस्ट $50 बिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ के बराबर होता है, वो एक दिन में उन्होंने खो दिया। वो कई इंडस्ट्री से भी अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो उसको रिकवर करने का बात कर रहे हैं। बट जब उनसे किसी ने पूछा कि ये इकोनॉमी रिवाइव कैसे करेगा, तो वो बोले मुझे नहीं मालूम ये कैसे रिवाइव करेगा, और शायद पता नहीं किसी को मालूम होगा या नहीं, पता नहीं दुनिया को ये बात पता है या नहीं। बट हम लोग को पर्सनली ऐसा लगता है कि भारत के पास उसका उपाय है। एग्रीकल्चर ही वो उपाय है जिससे इकोनॉमी रिवाइव कर सकता है। किसी एक बहुत सक्सेसफुल इंसान, एक ग्रेट इंसान से मेरी ज़िंदगी में मुलाकात हुआ था। उसने मुझे सिखाया था कि जब भी कभी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो तो गेट डाउन टू द बेसिक में चले जाइए, बेसिक चीज़ों को फिर से कीजिए। इस देश का सबसे बेसिक पार्ट है एग्रीकल्चर, किसान और ज़मीन। ये इस देश का इकोनॉमी का हमेशा से बेस पॉइंट रहा है। जब राजा थे तब भी, उनके पहले के पीरियड में भी एग्रीकल्चर ही इस देश का हमेशा से मेन पार्ट रहा है। हम धीरे धीरे ऊपर उठ के चले गए और अमेरिका बनने का अटेम्प्ट कर रहे थे, बट हम लोग को फिर से अपने बेसिक पे आ जाना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने जस्ट एक लाइट सा एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उसको ठीक से देखिए। आज हम लोग के कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली को इसके एग्जाम्पल में शामिल कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली इस कंट्री का कैपिटल है और दिल्ली में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का आबादी रहता है। ये 2 करोड़ का आबादी सुबह से दिन रात काम करता था और यहाँ पे पूरी ज़िंदगी चलते थे। पर अब जब लॉकडाउन हो गया है और इंटर स्टेट बॉर्डर सील हो गए, दिल्ली का बॉर्डर लिंक्ड है उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो अभी सभी बॉर्डर सील है और दिल्ली है। अब दिल्ली का 2 करोड़ का आबादी अभी जब काम नहीं कर रहा है तो उनके पास जो अनाज के ढेर थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये खत्म होते होते जाएगा और अगर लॉकडाउन मेंटेन होता है तो आने वाले दिन में दिल्ली का खाने का हालत ख़राब हो जाएगा। चाहे सबके पास पैसा ज़रूर हो बट अनाज नहीं रहेगा। अभी दिल्ली गवर्नमेंट उसको ओपन करने का बात कर रहा है। पता नहीं वो लोग को ये बात ध्यान में होगा या पता नहीं होगा, वो बस चाहते हैं इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए। बट कहीं ना कहीं उनको फूड ग्रेन का शॉर्टेज समझ में आ रहा है। अब देखने का बात यह है कि दिल्ली के पास सबसे बड़ा सरप्राइजिंग बात यह है, दिल्ली में 2 करोड़ का आबादी है बट ज़मीन जो है वो पूरा डेवलप्ड टाउन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड ऑलमोस्ट ना के बराबर है। 2 करोड़ का आबादी को खिलाने के लिए जितनी ज़मीन चाहिए वो ज़मीन दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। यानी कि दिल्ली का जो अनाज आता था वो आजू बाजू के स्टेट्स या दूसरे स्टेट से वो अनाज आता था। अगर बॉर्डर सील रहा और अगर दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहा, तो अपने पब्लिक को खिलाने के लिए उनके पास अनाज भी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे रहेंगे तभी दूसरे स्टेट वाले उनको वो अनाज बेचेंगे या किसान उनको अनाज देगा। शुक्र मनाइए कि मुंबई जो है वो अलग से कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है। अगर आज महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट चाहे कि मुंबई का आबादी को खिलाया जाए तो महाराष्ट्र स्टेट के दूसरे एरिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, फसल होंगे या हो रहे हैं, वो फसल ले आके मुंबई को खिलाया सकता है, क्योंकि ये एक स्टेट है। इसके लिए उनको कोई अलग से पे नहीं करना पड़ेगा इस स्टेट को। वो किसान को नॉर्मल प्राइस देके वो अनाज लेके जा सकते हैं। बट दिल्ली के साथ ये सिचुएशन नहीं है। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, तो दिल्ली को काम करना ज़रूरी हो गया। दिल्ली को काम करना, अगर दिल्ली काम करेगा तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी पैसे आएंगे, पब्लिक के पास भी पैसा आएगा और वो पैसे लेकर के वो बाजू वाले स्टेट को दे करके वो अनाज ले सकते हैं। मेरा दिल्ली गवर्नमेंट से भी ये सलाह है, अगर किसी तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो, कि उन्हें अभी के टाइम पे जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, आजू बाजू के गरीब स्टेट्स या जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, वो सभी स्टेट्स में वो लोग कुछ फार्मर या कुछ गांव या कुछ डिस्ट्रिक्ट से वो लोग डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई आप अनाज उपजाइए, आपके पूरे अनाज हम लेंगे, क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ कंज्यूमर्स ऑलरेडी है, कुछ करे या ना करे खाना तो ज़रूर खाएंगे। तो वो डायरेक्टली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अनाज बस लेना उनका कमाना है और अनाज लेना है, क्योंकि खाना सबसे ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी और बाकी लाइफ के सभी संसाधन सब बाजू में रह जाएगा। पेट को भूख लगता है, डाटा नहीं लगता है, वो पेट अनाज से भरेगा। तो एनी हाउ, ये जो सिचुएशन का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी का छोटा रूप अगर दिल्ली के रूप में मैं किसी शहर को मानूं और कोई खेती करने वाले पिछड़े स्टेट भी क्यों ना हो,
तो उसको अगर मैं खेड़ा मानूं या गांव मानूं, तो दिल्ली और उस स्टेट में जो कोरिलेशन है वही किसी शहर और गांव में कोरिलेशन होना चाहिए। यानी कि शहर के लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, किसी गांव में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जो अनाज उपजाएंगे वो अनाज आपको मिलेगा। और अगर वो काम नहीं किए, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन सभी को ये बात मैं बता देना चाहूँगा कि हमें ये बात समझ में आए या ना आए, हम शायद अभी भी अपने चालाकियों में लगे हो कि किसी दूसरे तरीके से कमाएंगे बनाएंगे, बट सलाह यही है कि इसको जल्दी समझ लेना है। नहीं तो अगर ये बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े फर्म्स को अगर ये बात समझ में ऑब्वियसली आ ही रहा होगा कि वो लोग हम लोग देखेंगे कि वो गांव डिस्ट्रिक्ट के साथ शायद वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर ले कि तुम अनाज उपजाओ हम डायरेक्टली परचेस कर लेंगे, तुम अनाज उपजाओ हम डायरेक्टली परचेस कर लेंगे, तुम अनाज उपजाओ हम डायरेक्टली परचेस, तुम सब्जी उपजाओ हम डायरेक्टली परचेस, और हमें बाद में उन कंपनियों से वो सब्जियां खरीदने पड़ेंगे, वो अनाज खरीदने पड़ेंगे। अगर बड़े कंपनियों का मोनोपोली हो गया तो दाम भी उन्हीं का रहेगा। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि जमीन ने तो सस्ते में उगाया था, किसान ने तो सस्ते में बेचा था, आप क्यों महंगा बेच रहे। वो बोलेंगे मैंने पॉलिश किया, मैंने पैकिंग किया है, मेरा मोनोपोली है, मेरे को जिस दाम में बेचना होगा बेचूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, हम सभी को लगता है कि हम लोग को डाटा सर्विसेज फोन कॉल सब सस्ते में मिल रहे हैं, बट एक छोटा सा सरप्राइजिंग बात है, मेरे पास एक छोटा सा हैंडसेट है, मैं एंड्रॉइड यूज नहीं करता, आई हैव अ स्मॉल हैंडसेट। वो हैंडसेट में मैं इंटरनेट यूज नहीं करता हूँ, बट मुझे ऐसा कोई कॉल टैरिफ नहीं दिया गया जिसमें मैं केवल बैलेंस करके मैं अपने बातचीत कर सकता हूँ, मुझे डाटा पैक डालना ही पड़ता है। वो फ़ोन में डाटा में किसी काम का नहीं है, बट फिर भी वो डाटा वहाँ बर्बाद हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंपनी, 2-4 कंपनियां हैं, वो सभी ने प्लान वैसा ही बना दिया है और मुझे मजबूरी में बात करने के लिए भी वो डाटा पैक ही लेना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ भी कि सब खेतों के ऊपर मोनोपोली हो गया, बड़े कंपनियों का, उन्होंने दाम तय कर दिया कि 80 रुपये के किलो चावल, 100 रुपये किलो चावल, शायद वो नॉर्मल चावल हो, सब्जियों का दाम तय कर दिया 40-50 रुपीज़, क्योंकि आप एक कंडीशन के अंदर जाके सब्जियां खरीद रहे हैं और शायद वो आपका परचेसिंग कैपेसिटी के अंदर नहीं हो, खासकर तब जब आप कमा नहीं रहे बट आपको खर्च करना पड़ेगा। समझदारी का टाइम है, सभी को मिलकर के फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास अपना खेती है अपना खेती कीजिए, जिन लोगों के पास खेती में इन्वेस्ट करने के अकेले के बहुत बड़े पैसे हैं वो किसी किसान के साथ डायरेक्टली डील करके खेती में इन्वेस्ट कीजिए। बट जो लोगों के पास ये दोनों सिचुएशन नहीं है, अपना फार्मिंग नहीं है या तो फिर उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट नहीं है, आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड फार्मिंग। यूनाइटेड फार्मिंग में अपना जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कीजिए ताकि शेयर्ड तरीके से भी वो खेत में आपका शेयरिंग का अमाउंट लगा हुआ, जो फसल उपज रहा है वो फसल का रिटर्न आपको मिल रहा है, फसल मिल रहा है, उसके सेल हुए हुए अमाउंट आपको मिल रहे हैं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर हम लोग इस बात को आज नहीं समझेंगे तो उसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है? शहर बंद है, मैं चाहूंगा शहर जल्दी से खुल जाए, सब चीजें जल्दी से ओपन हो जाए, बट जब ये ओपन होगा तो हम में से कई लोग सोच रहे हैं मैं अपना व्यापार फिर से स्टार्ट कर दूंगा, हम में से कई लोग सोच रहे हैं कि मैं कोई एम्प्लॉयमेंट नया ढूंढूंगा, जिनके एम्प्लॉयमेंट है उनके चलते रहेंगे। देखिए ये 3 सिचुएशन का मैं बात कर रहा हूँ। जिनका गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब वाले को अपना सैलरी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इस पीरियड के लिए सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही लोगों के लिए साबित हुआ। मगर हम लोग ये बात देख रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब में भी सैलरी कट स्टार्ट हो गया है कि गवर्नमेंट के पास फंड शॉर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट दे नहीं सकता है। हम लोग ये बात जरूर देखेंगे कि जब सब कुछ चल रहा था तब भी कई गवर्नमेंट सेक्टर में भी सैलरी पेंडिंग हो जा रहे थे, कई लोग का 6 महीना 7 महीना सैलरी पेंडिंग रहता था। अभी सैलरी कट हो रहा है क्योंकि वो पब्लिक को दुख नहीं देना चाहते, बट अगर इकोनॉमी रिवाइव नहीं किया तो सैलरी पेंडिंग होने लगेंगे, यानी कि हो सकता है कुछ मंथ तक सैलरी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं मिलने लगे। रह गया बस बिजनेसमैन का, तो जो लोग ऐसे चीज़ें बेचते हैं जो मार्केट का नीड नहीं है, जैसे कपड़े बर्तन ये सब चीज़ें सेल करते हैं, लोग अभी मार्केट में निकलेंगे ना तो खरीदने नहीं निकलेंगे, लोग मार्केट में निकलेंगे बेचने के लिए। तो आप अगर दुकान खोल के बैठे रहेंगे तो लोग खरीदेगा नहीं, अभी के टाइम में परचेजेस कम हो जाने वाले, लोग खरीदने वाला नहीं है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उस दुकान के ऊपर आप खाने का बंदोबस्त करते थे। अभी के टाइम में 2 तरह के चीज़ केवल सेल होंगे। फर्स्ट तरह का सेल, फर्स्ट है जो खाने का आइटम है, फूड आइटम जिससे पेट भरेगा, और महंगे फूड आइटम नहीं, नॉर्मल फूड ग्रेन से मेनली सेल होगा। दूसरा तरह का चीज़ जो सेल होगा वो रहेगा कि हम कमाएं कैसे, अगर अर्निंग का वे आप किसी को सेल कर सकते हैं तो वो लेगा, और दूसरा रहेगा अगर आप उसको डायरेक्टली खाना खिला सकते तो वो लेगा। इसके बीच के बाकी सब चीज़ें को हो सकता है बिजनेस अच्छा होता हुआ ना दिखे। तो अगर इनमें से कोई भी तरह का वर्क अगर आप करते होंगे तो आपको डायरेक्टली एग्रीकल्चर के पीछे इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि ताकि बिजनेस चले ना चले, दुकान चले ना चले, आपका एम्प्लॉयमेंट में सैलरी आए ना आए, फिर भी आप खाना एटलीस्ट खा सके। मैं फिर से सलाह दे रहा हूँ कि अगर कमाई ना हो तो भी आप खा सके, इसका अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। सलाह उन लोगों के लिए भी है जो ये सोच रहे मार्केट खुलेगा तो मैं कोई तरह का वैकेंसी में अप्लाई करूँगा। हम सभी को ये समझना होगा कि अभी जॉब वैकेंसीज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, दोनों में एकदम रिड्यूस ना के बराबर वैकेंसीज होने वाले हैं।
20 से 40 साल उम्र वाले यंगस्टर्स को मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने काम पे लग जाइए, वर्क पे लग जाइए, और अपने हायर एज ग्रुप जो पेरेंट्स है, ग्रैंडफादर्स है, उनको वर्क के लिए आप नहीं भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन हेल्थ इन्फेक्शन होने का चांसेस उनका ज़्यादा है, आपका इन्फेक्ट होने का चांसेस कम है। हाँ, मैं आपको लॉकडाउन के दौरान काम करने के लिए, मार्केट में निकलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब लॉकडाउन ओपन होता है तो बी प्रिपेयर्ड कि 20-40 एज ग्रुप वाले लोग निकल सके। और जब तक लॉकडाउन है फार्मिंग के ऊपर फोकस कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए। आप शायद घर से नहीं निकले, बट फार्म में, गाँव में, खेड़े में होता रहेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो विल गेट द रिटर्न, कि हम सब लोग को समझना पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट फाइनल चीज़ है। तो जितने भी लोग इन दिनों, यंगस्टर्स खास करके, जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स के ऊपर काम किए होंगे, उनके हाथ में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसलिए क्योंकि आप चलते फिरते कमाई के संसाधन आप होने चाहिए, आपका किसी सामान के ऊपर निर्भरता नहीं होना चाहिए कमाई के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी दुकान के ऊपर, कमाई के ऊपर डिपेंडेंट थे कि भाई दुकान में सामान रखे हुए वो बिकेंगे, ऐसा कुछ अगर होगा तो उससे बेटर ये रहता था अगर वो गुण आप में है। अभी 2 चीज़ें मैं बोला, अभी 2 चीज़ें चलेंगे। अगर आपको ठीक से बात करना आता है तो किसी इंसान जिसको अपने सामान बेचने हैं, सेल करना है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी हो या नॉन एसेंशियल हो, आप उसको हेल्प कर देंगे तो आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या कमाने का मौका आ जाएगा। अगर आपका सेलिंग स्किल है तो किसी को कुछ भी बेचना हो, क्यों ना फसल बेचना हो, अनाज बेचना हो, रिटेल स्टोर्स को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बेचना हो, अगर इफ़ यू नो टू सेल, या पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसा वर्क या बिजनेस करना चाहते हैं तो इफ हैव सेलिंग स्किल तो यू कैन अर्न। तो कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल्स, इसके साथ ही हेल्थ सप्लीमेंट्स बेस्ड प्रोडक्ट, कई लोग नेटवर्किंग कंपनी सेल करते हैं, तो अगर वो आपको आता होगा तो विल बी बेटर फॉर यू। सेलिंग स्किल्स अगर आपके अंदर है, इफ़ यू हैव टीम गेम एबिलिटी, यू हैव लीडरशिप एबिलिटी, साथ में मिलकर करने का अगर आपके अंदर एबिलिटीज़ है तो ये आपके लिए बहुत काम का बात हो सकता है इस पीरियड में, या इसके आने वाले कुछ समय और पीरियड तक हो सकता है, कुछ ईयर्स तक भी ये सबसे मेन क्वालिटी रहेगा। तो क्वालिटी आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे समय से पहले जितने भी लोग हम लोग के साथ रह के वर्क किए, जितनी भी चीज़ें, गुण, ज्ञान हम लोग अपने में डेवलप कर सके, खासकर यंगस्टर्स जो अपने ही हम उम्र वाले जब कॉलेज में टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो ये लोग जो कुछ अपने ये सब स्किल के ऊपर काम किए, वो लोग अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ठीक से ढूंढे तो हम लोग अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, या हो सकता है उसको आप बड़ा रूप भी दे सकते हैं। ये चीज़ यूनाइटेड फार्मिंग में भी काम में आ सकता है। जब अनाज उपजेगा तो इसको हम लोग को किसी मंडी में सेल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वी ऑल हैव दैट एबिलिटी। हम लोग उसको कहीं से भी पर्सनल लेवल पे से भी वी कैन प्रमोट इट, गिव टू द पीपल, मूव एंड वर्क। हम लोग मेहनती लोग हैं, वी कैन डेफिनेटली डू इट। ओके, चलिए, तो ये डिस्कशन में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कोरोना सबके लिए बहुत बड़ा आफत साबित हुआ, बट ज़रूर कोरोना काल में कुछ अच्छे चीज़ें हुए हैं, बहुत वंडरफुल चीज़ें हुए हैं, या वंडरफुल चीज़ें हो रहा है हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी। मैं पर्सनली मानता हूँ चालाकियों का अंत है ये पीरियड, चालाकियों का अंत है। जितने भी लोग चालाकियों से कमाते थे या चालाकियाँ लगाते थे, उस पीरियड का अंत हो गया है। अब सभी लोग को जेन्युइन क्वालिटीज़ में आने का ज़रूरत है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ दिस पीरियड इज़ गुड फॉर अस। टिल देन टाइम पीरियड, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।